जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। नमस्कार मित्रों, यह घटना है बलिया ज़िले की, जहां 5 साल की बच्ची मां बन गई। इस घटना को सुनकर आपको एक बार अपने आप में विचार करना होगा, क्या आप अपने बच्चे की परवरिश ठीक से कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब यह ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों का ध्यान जाता है, उनकी परवरिश का ध्यान जाता है, उनकी संगत का ध्यान जाता है, वे कैसे माहौल में रह रहे हैं, हमें सबसे पहले यह सोचने पर विवश कर देता है। तो जी हाँ मित्रों, इस घटना को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक पिता अपनी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से करता है। उसके पास जितने भी रुपए पैसे होते हैं, जितने भी उसकी संपदा होती है, वह चाहता है अपनी बेटी को सब कुछ दे दे, और इस तरह से वह अपनी बेटी का विवाह कर देता है। बेटी विवाह करके घर जाती है, अपने जब ससुराल जाती है तो वहाँ खुशी चैन से रहे, यही एक पिता की ख्वाहिश होती है। ठीक ऐसे ही होता है, वह पिता जो अपनी बेटी का शादी धूमधाम से कर लेता है और वह अपने ससुराल गई, बहुत ही खुश थी, क्योंकि ससुराल के लोग भी उसे बहुत ही अच्छे मिले थे। कुछ समय के बाद से वह 2 बच्चियों को जन्म देती है। एक की उम्र 5 साल तथा दूसरे की उम्र 3 साल रहती है। धीरे धीरे और समय बीतता जाता है, ये बच्चे स्कूल पढ़ने जाने आने लगते हैं। लेकिन अचानक एक रोड एक्सीडेंट में उसके पति का मृत्यु हो जाता है। वह बेचारी विधवा हो जाती है और उसका पूरा संसार उजड़ जाता है। मित्रों, इस घटना के बाद से वह लड़की पूरी तरह से टूट गई और वह अपने पिता के पास आती है, रोती है, बिलखती है। पिता भी उसे बार बार समझाते हैं कि बेटी, तुम्हारी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए तुम शादी कर लो, दूसरी शादी मैं तुम्हारा कहीं देख के कर देता हूँ। वह नहीं मानती है और अपने दोनों बेटियों को लेकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में उसके पति जो भी पैसे रुपए रखे रहते हैं, कुछ दिनों तक उसका खर्चा चलता है और उसके बाद से वह रुपए पैसे भी समाप्त हो जाते हैं। ससुराल में और कोई नहीं था, वह माँ बाप को पहले ही खो चुकी थी और उसके पति रोड एक्सीडेंट में जो गुजर जाते हैं। अब वह बेचारी करती भी तो क्या करती, वह वापस पुनः अपने पिता के पास आ जाती है और पिता के ज़ोर ज़बरदस्ती करने की वजह से वह दूसरा विवाह कर लेती है। उसका पति भी उसका पूरा ख्याल रखता है तथा दोनों बच्चियों का भी पूरा अपने बच्चियों के जैसे नेह, संस्कार, प्यार देता है। और यह बच्चियां धीरे धीरे फिर स्कूल जाना आना शुरू कर देती हैं और इनका बचपन लाड प्यार में गुजरने लगता है। फिर एक बार ऐसा लगता है कि उस लड़की का जीवन पटरी पर आ गया है। साल 2 साल बीतने के बाद से वह एक बच्चे को जन्म देती है और वह बच्चा बहुत ही सुंदर होता है। अब दोनों बहनों के साथ वह बच्चा खेलता कूदता बड़ा होता है। अब पिता का भी ध्यान सबसे ज़्यादा उस बच्चे पे रहता है, क्योंकि वह घर का इकलौता लड़का होता है जिसकी परवरिश बड़े ही लाड प्यार से की जाती है। धीरे धीरे बेटियों की तरफ से उन लोगों का ध्यान उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है। जब भी वह किसी बात के लिए रोता था तो उसके पिता जिद करते थे कि देखो, लड़कियां तो बड़ी हो गई हैं, तुम इसी का ख्याल रखो, इसका ध्यान रखो। ऐसे कह के लोग अब पूरी तरह से उस लड़के को ध्यान रखना शुरू कर दिए हैं। बच्चियां खैर अपना काम कर लेती थीं और अपने स्कूल से आराम से पढ़ाई लिखाई करती रहती थीं। फिर क्या होता है, वह लड़की 5वीं की परीक्षा दे लेती है। अब पुनः उसे 6वीं में दाखिला दिलाने के लिए उसके गांव में कोई स्कूल नहीं रहता है, इसलिए वह लड़की दूर के स्कूल में दाखिला पाती है। लेकिन आने जाने में उसे बड़ी ही तकलीफ़ होती है, इसलिए वह घर पर ही कोचिंग कर लेती है, घर पर ही पढ़ती है। और जब उसे परीक्षा देना होता है तो वह उस स्कूल में जाकर परीक्षा देकर आ जाती थी। ऐसा करके उसकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी। एक बार क्या हुआ कि उसका पति कहीं दूर जा रहा था, वह उसको परीक्षा देने और लाने में मजबूर था। इसलिए उसने कहा कि चलो तुम वहीं स्कूल के पास में मेरा दोस्त रहता है, उसके दोस्त के घर ही रुक जाना
और वहीं पे अपना परीक्षा दे लेना, क्योंकि मैं घर पर रहूँगा नहीं तो तुम्हें परीक्षा देने ले जाने और ले आने में बड़ी तकलीफ़ होगी और तुम्हारी मम्मी घर पे बच्चों को देखेगी कि तुम्हें ले जाएगी। घर के सब लोग तैयार हो जाते हैं। वह लड़की अपने पिता के दोस्त के यहाँ चली जाती है और वहीं से अपना परीक्षा देती है। एक पेपर समाप्त होता है, दूसरा पेपर समाप्त होता है, ऐसे करके उसके 2-3 पेपर समाप्त हो जाते हैं। फिर एक रात में क्या होता है कि उसके पिता के जो दोस्त थे उनकी पूरी फैमिली किसी पार्टी में चली जाती है और उनका बड़ा लड़का जो है वह घर पर रह जाता है। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा बुरी संगत में पड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर बुराइयां भरी पड़ी थी। वह मौका पाकर इस लड़की को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाकर उसका दरवाज़ा बंद कर देता है। लड़की चिल्लाती है कि आप क्या कर रहे हो? वह लड़का उसे कुछ बोलने से मना कर देता है और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है, उसके साथ गलत काम करने लगता है। उस लड़की के बार बार मना करने पर भी वह नहीं मानता है और उसके साथ वह ज़बरदस्ती ऐसे घिनौने काम करता है जिसकी वजह से वह लड़की बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद वह लड़का उस लड़की को उठाता है और ले जाकर उसके कमरे में लेटा देता है। जब उसके माता पिता घर पर आते हैं तो देखते हैं कि ये सब आराम से खा पीकर सो गए हैं। उनको क्या पता था कि घर पर क्या हुआ है। अगले दिन जब इस लड़की का पेपर देने का समय होता है और वह अपने कमरे से बाहर नहीं आई रहती है तो उसके दोस्त की पत्नी जाकर उसे जगाती है, अरे बेटा क्या हुआ? तुम्हें आज पेपर देने नहीं जाना है, तुम अब तक सो रही हो। लेकिन वह उसे उस हाल में देखकर अचंभित रह जाती है। उसके शरीर पर अलग अलग जगहों पे तमाम तरह के निशान उखड़े रहते हैं। वह उसे जगाती है और पूछती है, बेटी क्या हुआ? आखिर तुम ऐसे क्यों अचेत अवस्था में पड़ी हुई हो? वह लड़की रो रो कर अपने सारे हाल उस आंटी से बताती है। अब आंटी करे भी तो क्या करे, क्योंकि ऐसा घिनौना काम उसके अपने बेटे ने ही किया है। वह उस लड़की को समझाती है कि देखो बेटा, ये बात तुम किसी से मत बताना और तुम एक काम करो, अपने घर चले जाओ। वह अपने पति से कहकर उस लड़की को उसके दोस्त के घर छुड़वा देती है। लड़की को देखकर माँ अचंभित हो जाती है, पूछती है, बेटी आखिर तुम पेपर देने गई थी और तुम्हारे पेपर तो भी पूरे समाप्त नहीं हुए, तुम क्यों घर आ गई? वह लड़की अपनी पूरी दास्तान अपने माँ से सुना देती है। माँ उसकी बौखला उठती है और अपने पति को फ़ोन करती है कि आप तत्काल घर आ जाइए, देखिए मेरी बेटी के साथ क्या हरकतें की हैं। उसका पिता जब यह सब सुनता है तो तत्काल अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और पूछता है, आखिर क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ? वह बोलता है, भाई कुछ भी नहीं हुआ है, वह बीच में ही अपना पेपर छोड़ के अपने घर चली गई। वह अपने बेटे से पूछता है, बेटा बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया है, हो सकता है ये कहीं और से अपना मुंह काला करा के आई हो और यह इल्ज़ाम मुझ पे थोप रही हो। आजकल नेकी का ज़माना नहीं रहा। वह तमाम तरह की बातें कह के अपने सर से पल्ला झाड़ लेता है। इस तरह से यह मामला धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन ऐसे करके 2 महीने 3 महीने बीतते हैं। अब उस लड़की का तबीयत फिर बिगड़ने लगता है, उसे उल्टी आने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं। जब 4-5 महीने ऐसे छोटे छोटे जगहों पर इलाज कराकर उसका कुछ पता नहीं चलता है आखिर बीमारी क्या है, तो वह एक बड़े अस्पताल में जाती है जहां उसका पूरा जांच कराती है। जांच में पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है और यह 5 महीने का प्रेगनेंसी हो चुका है। उसकी माँ बोलती है कि मेरी बेटी को बचा लीजिए, इसका एबॉर्शन कर दीजिए और मेरी बच्ची बच जाए। लेकिन कोई डॉक्टर वहाँ तैयार नहीं होते हैं। बोलते हैं इस बच्ची की उम्र अभी बहुत कम है और एबॉर्शन हुआ तो इसमें इसकी जान जा सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा खून निकलेगा और इस बच्ची के अंदर उतने खून नहीं होंगे कि यह दर्द भी सहन कर पाए और खून की कमी से इसकी मृत्यु हो जाएगी, आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। वह अपनी बेटी को लेकर घर आती है। वहाँ उसका पति भी उससे दुत्कारता है, बोलता है कि यह कैसी लड़की है जिसकी
वजह से हमारा समाज में नाक कट जाएगा, मेरा मुंह काला हो जाएगा। तुम एक काम करो, इस लड़की को लेकर अपने घर चले जाओ। वह बेचारी माँ उस लड़की को लेकर अपने मायके जाती है, लेकिन मायके में भी उसका पिता तैयार नहीं होता है। वह उसे बोलता है कि नहीं नहीं, ये सब काम में उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम अपनी बहन के यहाँ चले जाओ। बेचारी एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर जाती है, लेकिन वहाँ भी उसको कोई भी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता है। उसकी बहन भी उसे शुरू में मना कर देती है। वह अपनी बेटी को लेकर कुछ दिनों तक किराए के मकान में रहती है, जहाँ उसे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं और उसके दिक्कती परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, एक दिन उसकी माँ उस दोस्त के लड़के को बुलाती है और उसे बड़े ही आदर भाव से अपने घर पे पानी पिलाती है, खिलाती है और कहती है, बेटा तुमने जो काम किया है, तूने जो हरकत की है, उसकी वजह से यह प्रेग्नेंट है। तुम एक काम करो, इसके साथ साथ अपनी शादी कर लो, नहीं तो मेरी बेटी का समाज में नाम खराब हो जाएगा और बाद में इसे कोई अपना जीवन संगी नहीं बनाएगा। लेकिन वह लड़का कहाँ तैयार होता है। वह फिर से वही पलट कर जवाब देता है कि नहीं आंटी, यह कहीं और मुंह काला करा के आई है, मैं इससे हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। वह उठकर वहाँ से जाने वाला ही होता है, तब तक उसकी माँ वहाँ से एक चाकू निकाल कर लाती है और उसके गर्दन पर लगा देती है। इस तरह से वह उस लड़के की हत्या कर देती है। उसकी बेटी ये सब देखती है और आचौक रह जाती है। बोलती है, माँ ये तूने क्या कर दिया। वो बोली, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं थे, इसलिए मैंने यह रास्ता चुना है। बेटी तुम एक काम करो, अभी मेरे बहन के घर चलो, क्योंकि यहाँ पे अभी पुलिस आएगी और वो हमें उठा के ले जाएंगे। वह अपनी बेटी को अपने बहन के यहाँ रख देती है और कहती है कि बहन, मेरी एक विनती है कि तुम मेरी बेटी को अपने घर रख लो, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कब जेल चली जाऊं। और होता भी यही है। कुछ ही समय बाद इस हत्या की खबर सुनकर वहाँ की पुलिस उस लड़की को उठाकर ले जाकर जेल में बंद कर देती है। इधर वह छोटी बच्ची एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन चूँकि अनमैच्योर्ड बेबी का जन्म होता है और वह बेबी जन्म में ही मरा हुआ पैदा होता है। इधर इस लड़की को कोर्ट का फैसला आता है और इसे 20 सालों का कारावास मिलता है। वह औरत 20 साल का जेल का सज़ा काटती है। उसके बाद से फिर वापस आती है तो देखती बहन के घर जाती है और देखती है कि उसकी बेटी नहीं मिलती है। वह अपने बहन से पूछती है, अरे बहन, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कैसी है। उसकी बहन बताती है कि देखो, तुम्हारे जेल जाने के बाद ऐसा ऐसा घटना हुआ था, उसके बाद से मैंने उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी की और उसकी शादी कर दी है। अब वह अपने ससुराल में खुशीपूर्वक अपने पति के साथ जीवन यापन कर रही है। इतनी बात सुनने के बाद से उसकी माँ की आंखें भर आती हैं और उसका जो सपना था कि उसकी बेटी की शादी कैसे होगी, उसका जीवन कैसा होगा, वह सब पूरा हो जाता है। मित्रों, इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने बच्चों को ऐसी संगत से दूर रखें जहाँ वह बिगड़कर गलत रास्ते पर चले जाएं, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल की वजह से इतना अकेले होते जा रहे हैं, ना कोई किसी से बात कर सकता है, ना कोई किसी का राय मान सकता है। इसलिए कोशिश करिए अपने बच्चों में ऐसे संस्कार भरें कि वो गलत रास्ते पर ना चलें और कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसकी वजह से उनकी घर परिवार समाज में इज्जत बदनाम हो। मित्रों, यदि आपको कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने मित्रों यारों के साथ इसे साझा करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो बागेश्वर धाम सरकार।